गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट्स फॉर रियल गैसेस। इसके लिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आइडियल गैसेस और रियल गैसेस होती क्या है। सिंपली कोई गैस जो कि PV इज इक्वल टू nRT, इसको बोलते हैं जनरल गैस इक्वेशन, और बाकी जितनी भी गैस लॉज हैं इनको ओबे करते हैं एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, उनको बोलते हैं हम आइडियल गैसेस। And simply which do not obey general gas equation and all gas laws, कहाँ पे? At all temperature and pressure. At all temperature and pressure they are called real gases. ठीक है। हाँ, अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर की कंडीशंस चेंज कर देते हैं, अगर वो बिहेव करने लग जाएं तो वो बात अलग है। वैसे तो जो रियल गैसेस होती हैं, मोस्ट ऑफ द रियल गैसेस जो होती हैं वो गैस लॉज को ओबे करने लग जाती हैं अंडर द कंडीशन ऑफ लो प्रेशर एंड मॉडरेटली हाई टेम्परेचर। ठीक है, जब टेम्परेचर को हम हाई कर देते हैं या प्रेशर लो हो जाता है, उस केसेस में जो रियल गैसेस हैं दे बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। ठीक है, रियल गैसेस behave like ideal gases। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई फिर? एक तो ये होगी द गैसेस which do not obey gas laws and ideal gas equation at all temperature and pressures they are called real gases। In other words, a gas which is real, a real gas is the one which obeys gas laws and general gas equation under the condition of low pressure and moderately high temperature, they are called real gases। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं? वैसे तो ये रियल गैसेस हैं, ठीक है, बट अगर हम ये कंडीशन लगा देते हैं इनके ऊपर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की, तो इनका जो ग्राफ है डेविएशन के बाद हाई चले जाता है। ठीक है, इस ग्राफ को हम आगे डिस्कस करते हैं। हम करते हैं इसकी डेविएशन, रियल गैसेस की डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्योंकि हमने बोला है कि सिर्फ आइडियल गैसेस ही हैं जो ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर सारे गैस लॉज को ओबे करती हैं, बट जो रियल गैसेस होती हैं, नो गैस इज एक्चुअली आइडियल। ठीक है ना, नो गैस इज आइडियल, all gases are real। हाँ, there are some which behaves like ideal at certain conditions। ठीक है, इनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारे पास रियल गैसेस हैं जो डेविएशन शो करती हैं और वो डेविएट होके आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। इसके लिए हम बॉयल्स लॉ का यूज करते हैं। बॉयल्स लॉ क्या है? P is inversely proportional to volume, और हम बोल सकते हैं PV is equal to a constant। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट ले लेते हैं हम और दूसरा इसको ड्रॉ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, तब हमारे पास जो ग्राफ है वो किस तरह से आएगा? ये है PV और ये है प्रेशर। तो जो तो हमारी आइडियल गैस होगी, क्योंकि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर, इसके अकॉर्डिंग ये क्या है? कांस्टेंट है।
तो अगर हम प्रेशर भी चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हैं, तो ये इसको चेंज नहीं होना चाहिए ना, एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो कुछ ना कुछ रहनी चाहिए। अब रियल गैसेस क्या है, उनकी वैल्यू या तो अबव दिस लाइन होगी या बिलो दिस लाइन होगी, ठीक है। अब उनके आगे हम एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं कि जैसे कुछ गैसेस हैं लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऐसी जो गैसेस होती हैं ये ओबेज बॉयल्स लॉ, ओबेज बॉयल्स लॉ कहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी, ये जो गैसेस होती हैं इनका ग्राफ इस तरह से जाता है, ठीक है, इस तरह से डिपेंड करता है कौन सी गैस है, कौन सी वैल्यू नीचे आएगी, कौन सी ऊपर आएगी। जैसे अगर हम बात करें तो जो हीलियम है उसका ग्राफ नियर टू आइडियल गैस आता है, देन हमारे पास हाइड्रोजन आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है देखो, इस ग्राफ पे आप देखो जब प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम है तो दे बिहेव लाइक आइडियल, ये हमारी आइडियल गैस की है। तो gases like hydrogen, helium, nitrogen, they obeys gas laws at low pressure, ठीक है, यहाँ पे पता चल गया आपको। बट अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते जाते हो तो पीवी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती जाती है, विद इंक्रीज इन प्रेशर पीवी इंक्रीजेस। अब कुछ और गैसेस हैं हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, मीथेन गैस होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी। तो ऐसी गैसेस जो हैं वो एक डिप शो करती हैं, इस तरह से यहाँ से एक डिप शो करेंगे, ठीक है, कुछ ज्यादा शो करती हैं, कुछ कम करती हैं, वो सबका डेविएशन अलग अलग है, यहाँ से इसको डेविएट करें। तो कौन कौन सी गैसेस हैं हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, ऐसी गैसेस जो होती हैं ये क्या करती हैं, सबसे पहले एज पी इंक्रीजेस, जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो दे शो अ डिप, पीवी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक मिनिमा तक आएगा, उसके बाद फिर से इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, देन विद इंक्रीज इन प्रेशर पीवी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो डेविएशन कितनी आनी है, कहाँ पे आनी है और इसका मतलब क्या है, ये सारा जो हम स्टडी है ये हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, और वहां पे हम फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको कि Z बोलते हैं। अब जो ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ये Z है, ये होता क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, एक्चुअली में हमारे पास जो इक्वेशन होती है, कैसे इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT मल्टीप्लाइड बाई Z होती है, ठीक है। यहाँ पे ये Z है, ये हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। अगर आइडियल गैसेस की बात करें तो आइडियल गैसेस के केस में Z की वैल्यू हो जाती है 1, तो PV इज इक्वल टू nRT हो जाएगा। बट फॉर रियल गैसेस इसकी हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो PV इज इक्वल टू nRT इंटू Z ही होगी, और इसको हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल रियल गैसेस के लिए R है, या इसको हम आइडियल ले लेते हैं, एक ही बात है, किसी एक को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं यहाँ पे, PV इज इक्वल टू nRT। अब होता क्या है कि अगर हम यहाँ से इक्वेशन लगा लेते हैं, Z की वैल्यू अगर हमें यहाँ चाहिए तो Z क्या हो जाएगा हमारा, Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT हो गया, ठीक है। अब जो nRT है अगर हम Z इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ रहा है, PV आइडियल के इक्वल आ रहा है ना, तो PV रियल अपॉन PV आइडियल, ये जो रेशो है हमारी वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें आइडियल गैसेस के लिए वो Z इज इक्वल टू 1 होगा, और ये इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। बट फॉर रियल गैसेस Z इज नॉट इक्वल टू 1, इधर इट कैन बी लेस देन 1 और इट कैन बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर एंड डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस पे तो कोई इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, लेकिन रियल गैसेस के केस में अगर टेम्परेचर प्रेशर चेंज करते हैं तब हमारे पास Z की वैल्यू चेंज हो जाती है, और Z की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो हमारे पास
डेविएशन का वहां से पता चल जाएगा। तो इस चीज को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का इफेक्ट देखते हैं प्रेशर के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। पहले हम इसका इफेक्ट देख देते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। वैसे ही ग्राफ फिर से प्लॉट करते हैं हम लोग। ग्राफ इस तरह से प्लॉट किया, प्रेशर इस साइड पे हो गया, इधर अब आ गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जो हम पीवी कर रहे थे वो पीवी बाई पीवी आइडियल की रेशो हो गई है यहाँ। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि जो आइडियल वैल्यू है वो इसके इंडिपेंडेंट है, उसका ग्राफ जो है ऐसे कांस्टेंट आएगा। ये वैल्यू हमारी ये आ गई। जैसे हमने पिछले केसेस में डिस्कस किया था उसी ग्राफ को हम प्लॉट कर लेते हैं। जैसे ये डेविएशन वाला हो गया हमारे पास, ठीक है, और कुछ ग्राफ हमारे पास ये, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा मीथेन, और यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, ये हमारी ऑक्सीजन आ गई। और जो अबव है वो हमारा हीलियम, और ये है हमारा हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ पे आप देखो कि ये जो हमारी वैल्यू है ये z इज इक्वल टू 1 की वैल्यू है। ठीक, जहाँ पे आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखो आइडियल बिहेवियर जहाँ पे शो कर रहा है z इज इक्वल टू 1, कुछ गैसेज हैं जिनकी वैल्यू z इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है। कौन सी गैसेज हैं? हीलियम हो गई, हाइड्रोजन हो गई, इनकी वैल्यू z इज ग्रेटर देन 1 है। और दूसरी गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, ऐसी गैसेज जो हैं इनके लिए z की वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है ना, तभी ये डेविएशन शो कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो हमने पहले डिस्कस किया ग्राफ में वो तो डिस्कशन वही रहेगी। जैसे टेम्परेचर प्रेशर बढ़ रहा है, पहले जो रियल गैसेस हैं उनमें मिनिमम आएगा, उसके बाद ये फिर से बढ़ती जाएगी वैल्यू। और कुछ गैसेस ऐसी हैं जो नियर आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, वो उनकी वैल्यू z इज ग्रेटर देन 1 है, और उनका ग्राफ जो है वो डायरेक्टली अपवर्ड जा रहा है, वो डेविएशन शो नहीं कर रही है। तो इनके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है z की वैल्यू कम हो रही है। कम होने का मतलब कंप्रेसिबिलिटी उसकी क्या हो रही है, फैक्टर कम हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखते हैं, कंपैरेटिव ग्राफ देखते हैं, ये ऑक्सीजन है और ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की डेविएशन ज्यादा है, डेविएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। इन दोनों का अगर कंपेयर करते हैं तो ऐसे केसेस में इसका मतलब क्या है कि हमारी जो वैल्यू, जिसकी वैल्यू ज्यादा कम आ रही है, z की वैल्यू जिसकी ज्यादा कम आ रही है, वो ज्यादा गैस लिक्विफाइबल है, उनको हम इजिली लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज इजिली लिक्विफाइड एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन इस तरह से भी आपको आ सकता है कि वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज इजिली लिक्विफाइड एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो उसका आंसर सिंपल सा यही है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है उसकी वैल्यू लेस देन 1 है, और डेविएशन मैक्सिमम जो है इन दोनों में से ज्यादा डेविएशन कार्बन डाइऑक्साइड शो कर रहा है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस। और ऑब्वियसली जैसे जिनकी वैल्यू z इज ग्रेटर देन 1 है, उनकी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है, जो डेविएशन शो कर रहे हैं उनकी तो है कंप्रेसिबिलिटी, जिनकी वैल्यू उससे ज्यादा है मींस उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसी गैसेस है हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा। अब जो नाइट्रोजन होगा ना वो एक्चुअली नियरली, वो बिल्कुल इसके पास से होके निकलता है यहाँ पे नाइट्रोजन। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, दैट इज Z, सिंपली Z। अब हम क्या करते हैं, इस पे एक पर्टिकुलर गैस पकड़ लेते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं, उसकी स्टडी हम वेरियस टेम्परेचर के ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, प्रेशर चेंज करते हैं और अलग अलग टेम्परेचर पे इसकी वेरिएशन देखते हैं। तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, प्रेशर इंक्रीज, इसी तरह से यहाँ पे शो करेंगे, ये इसका हो गया आइडियल बिहेवियर। ठीक है, और ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दे रहे हैं z, यानी z इज इक्वल टू 1 है हमारे पास ये। ठीक है,
तो हमने जब देखा अलग अलग टेम्परेचर पे इस नाइट्रोजन गैस की डेविएशन अलग अलग आई। कुछ टेम्परेचर के ऊपर कम डिप आया, कुछ पे ज़्यादा डिप आया, देन कुछ के ऊपर बिल्कुल ही कम आया, देन इंक्रीज। ठीक, अब ये टेम्परेचर्स क्या हैं? जिसका सबसे ज़्यादा डेविएशन थी दैट वाज -50 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद थोड़ी सी डेविएशन जिसकी थी दैट वाज 0 डिग्री। ठीक है, और जिसकी बिल्कुल ही कम थी दैट वाज 50 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर वाले की थी 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखो कि सबसे पहले जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा, सबसे पहले लो प्रेशर था, बिहेव लाइक आइडियल, उसके बाद टेम्परेचर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। तो एक टेम्परेचर पे बात पकड़ लेते हैं ना, जैसे हमारा -50 डिग्री सेल्सियस है, -50 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर बढ़ने के साथ अब मैक्सिमम डिप इसने दिया एट लो टेम्परेचर, यानी कि जो -50 डिग्री था, प्रेशर जैसे इंक्रीज किया मैक्सिमम डिप आया उसमें। ये मैक्सिमम डिप इसने यहाँ पे -50 पे शो किया। अब इसके बाद जब टेम्परेचर यहाँ से बढ़ेगा तो क्या होगा, डेविएशन जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और z की वैल्यू जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। देन z इंक्रीजेस एज प्रेशर इंक्रीजेस मोर। ठीक है, अब और आगे टेम्परेचर पे आते हैं। अब 0 डिग्री की बात करते हैं तो वही डिप जो है वो थोड़ा कम है, लेसर डेविएशन। ठीक है, और वो बिल्कुल पैटर्न वही है, विद इंक्रीज इन प्रेशर z वैल्यू इंक्रीजेस। ठीक है, और आगे चलते हैं। जैसे ही हमारे पास 50 डिग्री टेम्परेचर आता है, 50 डिग्री की बात करें तो इट बिहेव्स लाइक आइडियल, मिनिमम मिनिमम डिप आ रहा है, बिल्कुल मिनिमम डेविएशन, बिहेव्स लाइक आइडियल 50। फिर अगर प्रेशर अगर और इंक्रीज करते हैं तो z वैल्यू जो है वो फिर से इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद 100 डिग्री है अगर, तो 100 डिग्री पे ऑलरेडी वो क्या है, z की वैल्यू ग्रेटर देन, z इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ पे डेविएशन थी लेस देन 1 था, यहाँ पे भी z इज लेस देन 1 था, और यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बोल सकते हैं हम। तो ऐसा टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस बिहेव्स लाइक आइडियल, टेम्परेचर एट विच any gas behaves like ideal is called boil temperature. Boils temperature। ठीक है, तो इस केस में, नाइट्रोजन के केस में कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये बिहेव आइडियली कर रही है, जहां पे z की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है एट 50 डिग्री सेल्सियस, ये 50 डिग्री सेल्सियस यानी कि 323 केल्विन पर। और इसकी प्रेशर की रेंज होगी 0 से लेके 400 है, यहाँ पे 200 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितनी रेंज होगी, 100। ठीक है, तो ये जो प्रेशर का रेंज है 0 से लेके 100 के बीच में हमारे पास ये जो नाइट्रोजन गैस है, इट विल बिहेव लाइक आइडियल गैस। ठीक है, देन इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा फिर ये इसका z वैल्यू जो है वो इट विल बिकम ग्रेटर देन 1। इसके बाद हम आगे करते हैं कि इसका कारण क्या है, कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर क्या है, रीजंस क्या है। ठीक, कॉज अभी तक हमने देखा, जो अभी तक यहाँ पे गैसेस की स्टडी करी, हमने देखा कि जो रियल गैसेस हैं वो नियरली आइडियल बिहेवियर शो करेंगी कहाँ पे, लो प्रेशर और मॉडरेटली हाई टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं रियल गैसेस को और आइडियल गैसेस को, वो है बेस्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। ठीक है, अभी तक हमने यही देखा ना, जब से हम ये कॉलिजन का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ, ये जितने भी लेक्चर्स कर रहे हैं, हमने क्या कहा है कि जो असम्पशन, जो डेरिवेशन हमने करी है बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है ना, तो रियल गैसेस और आइडियल गैसेस जो हैं उनको भी हमने किस बेसिस पे बता रहे हैं, हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर। लेकिन
अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें कि रियल और आइडियल गैसेस के जो रिजल्ट्स हैं वो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। वो हम उनको रियल गैसेस और आइडियल गैसेस को हम लोग ले तो रहे हैं, बट किस किस टर्म में ले रहे हैं, गैस इक्वेशन और गैस लॉज की टर्म में, ठीक है। वो आगे किसके साथ रिलेट हो रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे डिपेंड, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हमारे पास। लेकिन अगर हम इन दोनों को डायरेक्टली रिलेट करते हैं कि हमारे पास जो रियल गैसेस हैं एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर बिहेव्स लाइक आइडियल गैसेस, तो वो काइनेटिक थ्योरी के अजम्पशन के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अजम्पशंस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे बेस्ड थी उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस जो है वो जरूरी थे टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द गैसेस, ठीक। अब इस चीज को हम एक्सप्लेन करने के लिए जो आइडियलिटी से डेविएशंस आई हैं, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वॉन्डर वॉल्स जो था उसने पॉइंट आउट किया कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो अजम्पशंस हैं उनमें दो फॉल्ट हैं, ठीक है। देयर आर टू फॉल्ट्स इन दैट। तो वो अजम्पशंस जो हैं, जो फॉल्टी अजम्पशंस हैं, वो कौन कौन सी हैं। पहली जो अजम्पशन है वो ये है, उसने काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं या पॉइंट मासेस हैं, उनको ऐसे कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, पॉइंट मासेस का मतलब है कि जो वॉल्यूम है इनका, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इतना कम है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस कि इसको हम निग्लिजिबल मानते हैं, निग्लिजिबल, ठीक। ये इसकी पहली अजम्पशन थी जो उसको फॉल्टी लगी। सेकंड अजम्पशन क्या थी उसकी, उसने बोला कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो निग्लिजिबल है, मींस जो मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल ये अपना मूव कर रहा है, ये अपना मूव कर रहा है, इन दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecules of gas, ठीक है। ये उसको लगा कि ये चीजें जो हैं वो मॉडिफाइड होनी चाहिए। बट जब उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, उसने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन दी, उसने बोला कि ये जो चीजें हैं गैसेस की होती हैं, ये अजम्पशंस को जस्टिफाई करता है, लेकिन कौन सी कंडीशन पे, जब उसका प्रेशर जो है वो कम है और टेम्परेचर जो है वो हाई है। अदरवाइज एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस में ये अजम्पशंस जो हैं वो जस्टिफाई नहीं कर रही हैं, ठीक है। इसे उल्टा चल के देखते हैं हम, ये तो कंडीशन आ गई प्रेशर इज लो, प्रेशर लो का मतलब है वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस ज्यादा हो गया, ठीक है। प्रेशर ऑफ द गैस तो चलो है, ये वॉल्यूम ऑफ गैस ज्यादा हो गया, उस केसेस में जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल होगा, ये वाले मॉलिक्यूल जो हैं ये बहुत बड़ी जगह पे फैले हुए हैं, ठीक है। तो इन ये एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा स्पेस में आराम से घूम सकते हैं। इन दोनों के बीच में अब क्या ही अट्रैक्शन होगी यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड इसका पॉइंट यहाँ पे हो गया जस्टिफाई। दूसरा ये है कि अगर पूरा वॉल्यूम इतना ज्यादा है तो इतना छोटा सा वॉल्यूम जो है उसको हम निग्लिजिबल मान सकते हैं जब हमारे पास प्रेशर जो है वो कम है। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रेशर को ज्यादा कर देते हैं, मीन्स आपका वॉल्यूम कम कर देते हैं, तो वॉल्यूम हो गया इतना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उतना ही रहे, ठीक है। अब इनका मास भी उतना ही रहा। अब यहाँ पे आप देखो कि इतने से वॉल्यूम में इतनी सारी गैस के मॉलिक्यूल्स को फिट करना है, एक तो एक दूसरे के क्लोज आ गए, बहुत ज्यादा क्लोज आ गए, जब ज्यादा क्लोज आएगी तो ऑब्वियस सी बात है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी फोर्सेस लगनी है वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो उसमें लगनी ही लगनी है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, नील हो गया ना, ठीक है। उसी तरह से अगर हम ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो इतना सा कम हो गया तो उसके विद रिस्पेक्ट टू अगर हम ये पॉइंट मासेस जिनको मान रहे थे, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो चेंज नहीं हो रहा वो तो उतना ही है ना, तो उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, उसको अगर हम प्रेशर को ज्यादा बढ़ा देते हैं तो उस केस में हम इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं।
इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इन दो रीजंस की वजह से वॉन डेर वाल को लगा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो ये सारा कॉज था डेविएशन का। ठीक है, आगे अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जहां से हमने ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया था, वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट्स फॉर रियल गैसेस। अब उसकी डेरिवेशन करते हैं। हमें पता है जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। किसके लिए होती है, आइडियल गैसेस के लिए। ठीक है, अगर हमें रियल गैसेस के लिए ये इक्वेशन एप्लीकेबल करनी है तो वॉन डेर वाल ने क्या कहा, अभी हमने डिस्कस किया, उसने बोला कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। तो अगर हमने इसको रियल गैसेस के लिए यूज करना है तो हमें क्या चाहिए, मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब वो मॉडिफिकेशंस किस किस टर्म में थी, दो टर्म में थी। पहले तो वॉल्यूम की टर्म में, दूसरी थी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की टर्म में। तो उसने इन दोनों को इंट्रोड्यूस कर दिया करेक्शन फैक्टर्स की फॉर्म में। पहला करेक्शन था आपका वॉल्यूम में, तो इसको बोल दिया हमारा वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, वॉल्यूम करेक्शन क्या है कि आइडियल गैसेस के केस में क्या था कि आपके पास पूरा गैस का वॉल्यूम था और उसके विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम था वो निग्लिजिबल था। बट फॉर रियल गैसेस क्या है कि हमारे पास सिचुएशन सेम नहीं है और जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है दैट इज नॉट निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि जो पूरा मॉलिक्यूल है वो पूरे वॉल्यूम में फ्रीली मूव नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसको पूरा वॉल्यूम नहीं मिल रहा है। तो वो वॉल्यूम जो है वो अगर हम टोटल वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्टेड वॉल्यूम आ जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पे लगा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हमारे पास अगर टोटल वॉल्यूम जो है वो है V, टोटल वॉल्यूम आ गया V है, बट अब मॉलिक्यूल तो पूरे वॉल्यूम में मूव करने के लिए फ्री नहीं है। ठीक है ना, अलाउड ही नहीं है, उसको उसको जगह मिल ही नहीं रही है इतनी। तो जो हमारा ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम है यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम हो गया, तो जो फ्री वॉल्यूम अवेलेबल है वो कितना होगा, फ्री वॉल्यूम अवेलेबल वो कितना होगा हमारे पास, वो लेस देन V होगा। तो उसी चीज को फ्री वॉल्यूम अवेलेबल को निकालने के लिए हम दैट विल बी लेस देन V, तो वो अगर हम निकाल देते हैं तो होगा हमारा फ्री वॉल्यूम, सपोज करेक्टेड हो गया ना एक तरह से, उसमें से अगर वो चीज जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं अगर उसको हम माइनस कर देते हैं तो वो क्या होगा, हमारा करेक्टेड वॉल्यूम होगा। तो उसको ले लेते हैं V करेक्टेड इज इक्वल टू V टोटल जो था हमारा ऑब्जर्व में से कुछ वैल्यू अगर हम माइनस कर देंगे तो वो हमारा अवेलेबल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये होगा फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है कि नहीं। अब अगर हम बोल देते हैं कि 1 मोल ऑफ गैस के लिए जो वॉल्यूम है वो है हमारा स्मॉल v। ठीक है, वो अगर स्मॉल v है तो जो, क्योंकि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के मॉलिक्यूल वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं इधर। जैसे अगर हम वाइब्रेशन की भी बात करें, काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसकी वो क्या करती है, उसको मूवमेंट कराती रहती है, इस तरह से मूव करते रहते हैं वो। तो जो वॉल्यूम है वो उसका खुद का वॉल्यूम तो इतना है बट वो यूज ज्यादा कर रहा है एक मॉलिक्यूल। इसी तरह से n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे यानी कि या 1 मोल ऑफ गैसेस होंगे, कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं उसमें, तो उन सब का वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट होगा। इसको बोलेंगे हम इफेक्टिव वॉल्यूम। इफेक्टिव वॉल्यूम वो कितना है, जितना वो यूज कर रहा है, तो वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, इसको हम लोग ले रहे हैं बी, जो उसमें से रिड्यूस कर रहे हैं ऑब्जर्व वॉल्यूम में से, क्योंकि यही वो रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से वो एक्चुअल में पूरा वॉल्यूम यूज नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए। तो अगर हमारे पास n मोल ऑफ गैसेस होंगे तब हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, n भी हो जाएगी। तो हमारा v करेक्टेड क्या आ जाएगा तब, v माइनस n भी हो जाएगा। n मोल ऑफ गैसेस के लिए 1 मोल के लिए n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो b आ गया। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हो गई। अब b को नाम क्या दिया हुआ है, दैट इज योर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, या इसको और भी बोल देते हैं, इसको बोलते हैं को वॉल्यूम। ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या है, जब एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है
वो जब वाइब्रेशन कर रहा है या कॉन्टिन्यूस मोशन में है तो वो एक वॉल्यूम जो कि किसी भी मॉलिक्यूल के काम नहीं आ रहा, वो यूज ही नहीं कर रहा कोई, तो वो वॉल्यूम क्या है आपका, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। ठीक है, तो इस चीज को हम आगे यूज करते हैं कंसिडरेशन में, जिसमें कि हम बायोमोलिकुलर कोलिजन लेते हैं। तो बायोमोलिकुलर कोलिजन में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे इस तरह से, है ना, इस तरह से ये दोनों कोलाइड करेंगे। रिजिड स्फेरिकल हम गैस मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, और चलो इसको आगे हम पिक्चराइज करते हैं, एक मिनट। ये है हमारे स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स, रिजिड जो हैं, जब ये कोलाइड करेंगे तो हम सपोज करें इसका रेडियस आर है तो दूसरे का भी आर होगा। तो ये हमने जैसे हमने पिछली डेरिवेशन में देखा था, ये क्या होगा हमारा सिग्मा, यानी कि कोलिजन डायामीटर। ठीक है, ये कोलिजन डायमीटर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमने एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किया था, रिमेंबर, ये वाला जो था, ये जो स्फेरिकल हमारा एरिया है या वॉल्यूम है, ये क्या है, ये एक्चुअली में एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। ठीक है, जो हमने वहां पे एक एरिया, एक वॉल्यूम एज्यूम किया था अराउंड द स्फीयर, जहां पे जब कोलिजन होगा तो ये जो है ये हमारा क्या हो गया, कर लेते हैं इसको, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, यानी कि को वॉल्यूम है ये हमारा। ठीक है, और इसका सेंटर कौन सा है, यही वाला है, तो इसका वॉल्यूम, इसका जो रेडियस है वो क्या हुआ हमारा सिग्मा हो गया, यानी कि 2r इज इक्वल टू सिग्मा। अब यहाँ पे हम लोग बायोमोलिकुलर कोलिजन कर रहे हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स हुए, दो मॉलिक्यूल्स हुए। तो दो मॉलिक्यूल्स के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है वो कितना आया, फॉर टू मॉलिक्यूल्स excluded volume is equal to volume of the sphere। कौन सा स्फीयर, बिगर वन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। अब आर इसका क्या है, सिग्मा है, यानी कि सिग्मा क्यूब हो गया। अब इसको आर की फॉर्म में लिख लेते हैं, 4/3 पाई आर क्या है, अब 2r है ना, 1 सिग्मा इज इक्वल टू 2r, इसका क्यूब हो गया। तो जब हम इसको निकालते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आई है, अभी ये आपका सिंपल एक मॉलिक्यूल का जो छोटे वाला मॉलिक्यूल था वो उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी तो स्फीयर है ना, 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बायो मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं तो दो मॉलिक्यूल्स का जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो कितना आएगा, 8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर हम वन मॉलिक्यूल के लिए निकालते हैं तो फॉर वन मॉलिक्यूल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम विल बी 8/2, इसका हाफ हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली वैल्यू आ गई 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4। तो कितनी वैल्यू आई, जितनी हमने अभी बोली, पहले बोली ना कि 4 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना था, v था। ठीक है, तो इसी चीज को अगर हम बोल देते हैं फॉर, अच्छा अभी यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म में लिखते हैं तो फिर क्या आएगा, 1 मोल ऑफ गैस का मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे अगर हम इसको पुट करेंगे तब हमारे पास क्या चीज आएगी, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या था, बी था ना, तो बी इज इक्वल टू 4 इंटू वी एम, ये है हमारा सिंगल मॉलिक्यूल का, इसको हम एम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो वी एम इंटू एन नॉट हो जाएगा। तो यही अगर हम बोल रहे हैं फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे हमारे पास साथ में कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो उतने नंबर ऑफ, ये यहाँ पे हमारे पास एवोगैड्रोस मॉलिक्यूल्स हैं। तो
n मोल के लिए कितने हो जाएंगे, n मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, साथ में उसका इंडिपेंडेंट वॉल्यूम जितना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो B है हमारा वो है वॉन डर वॉल्स कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम ड्राइव करते हैं करेक्शन फैक्टर ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिसको कि हमने प्रेशर करेक्शन बोला। देखो प्रेशर करेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम एक पहले पिक्चर इमेजिन करते हैं कि जैसे हमारे पास ये वॉल ऑफ कंटेनर है, ये कंटेनर है और इसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, हर तरफ से ही है। तो ये वाला जो सेंटर वाला जो मॉलिक्यूल होगा, इसको बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, हर तरफ से एक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव लग रही होगी, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल जो है उसको सब तरफ से फोर्स लग रही है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स जो है अट्रैक्शन की वो क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। बट यही अगर मॉलिक्यूल जब वो वॉल के साथ कोलाइड करने वाला होगा, जिसको कि हम प्रेशर बोलते हैं, प्रेशर ऑफ गैस क्या है कि जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स आके वॉल के साथ स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, तब जितना फोर्स एक्सर्ट होता है उसको हम प्रेशर बोल देते हैं। तो इस केस में जब ये मॉलिक्यूल जो है हमारा ये वॉल के बिल्कुल पास है, उस टाइम पे वॉल के इस साइड पे तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो जितने मॉलिक्यूल इसके सेंटर वाली साइड पे होंगे, बल्क वाली साइड पे होंगे, वो इसको पुल करेंगे अपनी तरफ। जब ये इसको पुल करेंगे तो एक फोर्स है जो इसको अंदर की तरफ खींचेगी, और जितना फोर्स ये वॉल के साथ स्ट्राइक करने में लगाएगा उतनी फोर्स वहां पे नहीं लग पाएगी। तो यही एक करेक्शन फैक्टर है जो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर क्या है, फोर्स विद विच गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे बात करते हैं तो जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। बट रियल गैसेस में क्या होता है, जब टेम्परेचर लो होता है और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उस केसेस में कि जो वॉल के साथ जब स्ट्राइकिंग होती है तो वो एक इनवर्ड पुल जो है वो फील करते हैं ड्यू टू अदर बल्क मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स और प्रेशर ज्यादा हो जाएगा जब, तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे ना, तो जितने जितने क्लोज आएंगे वो इसको अपनी तरफ पुल करेंगे, तो जितनी फोर्स के साथ इसने वॉल के साथ स्ट्राइक करना था उतनी फोर्स के साथ ये नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो वो अगर हम बोलते हैं हमारा जो टोटल प्रेशर होगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे हम करते हैं कि अगर आइडियल का केस है, जैसे हमारे पास आइडियल गैस का केस है, तो आइडियल गैस में क्या है, हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को निग्लिजिबल मानते हैं, उनके बीच में है ही नहीं है फोर्सेस, तब इनवर्ड पुल की तो कोई बात ही नहीं होनी थी। तो जो प्रेशर वॉल पे लगना था उसको हम आइडियल के फॉर्म में ले लेते हैं, वो हमारा हो गया पी आइडियल, विच वॉज फ्री फ्रॉम इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस, ठीक है। बट रियल गैसेस के केस में क्या है, अभी हमने जो सिनेरियो डिस्कस किया वो रियल गैसेस का था, उसमें मॉलिक्यूल्स आपस में इनवर्ड पुल लगा रहे हैं, तो ये हमारा जो यहाँ पे फोर्स लगनी थी वो प्रेशर की वैल्यू का है कम है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो प्रेशर की वैल्यू वो कम आई है एज कंपेयर टू आइडियल, तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, पी आइडियल में से अगर हम वो प्रेशर जो पुल इनवर्ड की वजह से कम हो गया है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा अब, टोटल प्रेशर या ऑब्जर्व्ड प्रेशर। तो इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पी आई इज इक्वल टू पी प्लस स्मॉल पी, ठीक है। इतना डिफरेंस जो है वो प्रेशर का इसमें रहेगा। अब ये क्या है आपका करेक्शन ड्यू टू इनवर्ड पुल, करेक्शन ड्यू टू इनवर्ड पुल। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो आपकी डिपेंडेंसी हो रही है इसकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बल्क गैस, जितनी बल्क गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे उतना ज्यादा इसको इनवर्ट पुल लगेगा। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, ये कितने मॉलिक्यूल्स वॉल पे स्ट्राइक कर रहे हैं यूनिट एरिया में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग विद वॉल पर यूनिट एरिया एट अ टाइम। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये दोनों,
ये अब आगे प्रोपोर्शनल है आपके स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस पे, यानी कि जो हमारा P है इट इज डिपेंडेंट अपॉन स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस, जो आपकी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N अपॉन V का स्क्वायर। ठीक है, इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमारे पास एक फैक्टर लगा देते हैं A N अपॉन V स्क्वायर। अब ये जो N है ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे। ठीक है, इसको भी क्या बोलते हैं, वैन डर वाल कांस्टेंट। दोनों को वैन डर वाल कांस्टेंट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों फैक्टर वैन डर वाल्स ने ही इंट्रोड्यूस किए थे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यही वाली जो हमारी स्मॉल p वैल्यू है, ये स्मॉल p वैल्यू है, ठीक है ना, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कैसे रिड्यूस हो जाएगी, हमारी इक्वेशन आ जाएगी P आइडियल इज इक्वल्स टू टोटल P प्लस A इंटू एन स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। अब अगर हम 1 मोल ऑफ गैस की बात करते हैं तो N इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तब हमारे पास ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी Pi इज इक्वल्स टू P प्लस A, ये 1 हो गया V स्क्वायर। ठीक है, और फॉर N मोल जैसे हमने पहले बोला यही इक्वेशन रहेगी। अब हमारी जनरल गैस इक्वेशन क्या है, जनरल गैस इक्वेशन दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT। अब रियल गैसेस के केस में हमने जो करेक्शंस लगाई हैं वो वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो प्रेशर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे, रियल गैसेस के केस में हमारा आइडियल जैसा जो प्रेशर है वो कैसे आएगा, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस, V में से कितना माइनस किया था हमने, B माइनस किया था 1 मोल ऑफ गैस के लिए। अगर हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ गैस, तब हमारे पास N इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ गैस में ये भी वैल्यू आपकी 1 हो गई, इज इक्वल टू RT हो गया। ठीक है, एंड फॉर N मोल ऑफ गैस क्या वैल्यू आई हमारी, P प्लस A N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। ये आपकी जो इक्वेशन है ये है आपकी वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट्स फॉर रियल गैसेस। रियल गैसेस, ठीक है, और A एंड B वो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, वैन डर वाल कांस्टेंट्स हैं यहाँ पे। इनका अब सिग्निफिकेंस क्या है, A और B का क्या सिग्निफिकेंस है, देखो A जो है ये आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बता रहा है, तो जितनी A की वैल्यू ज्यादा होगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उनमें ज्यादा होंगी। ठीक है, तो जिनकी A वैल्यू ज्यादा होगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होगी, प्रेशर और रिड्यूस करोगे आप, बढ़ाते जाओगे, तब क्या होगा, मॉलिक्यूल और पास आएंगे, बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस विल बिकम इजियर। तो A वैल्यू इंक्रीजेस, लिक्विफिकेशन इजी हो जाएगी। ऑन अदर हैंड B क्या है आपका, अब जो B है वो आपका है को वॉल्यूम है, यानी कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। ये डायरेक्टली बताता है कि वॉल्यूम कितना इनकम्प्रेसिबल है मॉलिक्यूल का। ठीक है, यानी कि आपका इफेक्टिव साइज बताता है ये मॉलिक्यूल का। अगर आपके पास वॉल्यूम जो है, इफेक्टिव वॉल्यूम जो है वो B है, जो रिमेन कांस्टेंट ओवर लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका क्या मतलब हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उस रेंज में इनकम्प्रेसिबल हैं। ये इन दोनों का हो गया सिग्निफिकेंस। आगे हम करते हैं इसके यूनिट्स क्या हैं A और B के। जो A है हमारे पास, उसके यूनिट्स निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करते हैं कि जो हमारे पास स्मॉल p है, यानी कि जो करेक्टेड वॉल्यूम जो था उसमें से करेक्शन का एरर जो था, जितना हमने करेक्शन उसमें से इंट्रोड्यूस किया था वो हो गया हमारे पास ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। यहां से हम a निकाल लेते हैं, यानी कि पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पे p का अगर हम सीजीएस में लेते हैं, p अगर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम हो गया लीटर्स में, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो हमारे पास a के यूनिट्स आ जाएंगे एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल -2। ठीक है, ये आगे A के। इसी तरह से हम B के यूनिट्स निकाल लेते हैं, तो जो B है वो हमारे पास कैसे आएगा, वो
जो हमारा एक वॉल्यूम था, करेक्टेड वॉल्यूम था, वो क्या था, ऑब्जर्व में से हमने अगर वैल्यू माइनस कर दी, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एन मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस के लिए ये हो जाएगा एन बी। तो इस केसेस में आ जाएगा एन बी इज इक्वल टू वी माइनस वी और B इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई एन। तो ये तो आपका वॉल्यूम ही है और ये आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो B के यूनिट्स आ जाएंगे आपके पास, वॉल्यूम हो गया लीटर्स में और पर मोल हो गया। ठीक है, एसआई में यही यूनिट्स आपके चेंज हो जाएंगे, वॉल्यूम हो जाएगा मीटर क्यूब में। ठीक है, और आपके प्रेशर के जो यूनिट्स हैं वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएंगे या पास्कल चेंज हो जाएंगे। तो वही वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके एसआई में यूनिट्स इसके निकाल सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करते हैं, वॉन डर वाल इक्वेशन के बेसिस पे रियल गैसेस का बिहेवियर, वो कैसे एक्सप्लेन करना है। उसके लिए अब हम लिखते हैं वॉन डर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, रियल गैस। तो वो है हमारे पास P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर 1 मोल ऑफ गैस के लिए, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, N इज इक्वल टू 1 दिया है हमने यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, जो हमने बोला कि वो जिस कंडीशन पे जो हमारी रियल गैसेस हैं विल बिहेव लाइक आइडियल गैसेस, तो उनको कंडीशंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं धीरे धीरे। तो लो प्रेशर है, अगर प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर जब लो हो जाएगा तो V जब बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो इसकी ओवरऑल फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी P, और ये जो B है ये आपका करेक्शन का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। जब V इतना ज्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू निग्लिजिबल हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास V आ जाएगा इज इक्वल टू आर टी आ गया ना। तो ये इक्वेशन किसकी है, आइडियल गैस, अब 1 मोल ऑफ गैस के लिए। ठीक है, हमारी कंडीशन एक जो है वो उसने एक्सप्लेन कर दी। सेकेंड कंडीशन जो थी, अगर हम टेम्परेचर प्रेशर मॉडरेट ले लेते हैं, मॉडरेट प्रेशर पे क्या होगा कि वॉल्यूम जो है आपका यहाँ पे निग्लिजिबल नहीं होगा। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। बट फिर भी इस प्रेशर से V की वैल्यू इतनी हाई है कि हम B को इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे B को इग्नोर करेंगे तो हमारे पास बच गया V इज इक्वल टू आर टी। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पे ये हो गया PV प्लस ए अपॉन वी, एक V कैंसिल हो जाएगा, आर टी। तो इसको ले जाते हैं उधर, PV इज इक्वल टू आर टी माइनस ए अपॉन वी, हम दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देते हैं आर टी के साथ। तो ये हो जाएगा PV अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी। ये क्या है आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है कि नहीं, Z है ये। तो यहां से आप देख लो कि Z की वैल्यू 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी है। तो ये तो चलो दोनों कांस्टेंट हो गए। तो 1 अपॉन बी, जितना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा उतनी ये वैल्यू कम होती जाएगी और आपकी वैल्यू जो है वो क्लोज टू Z इज इक्वल टू 1 आएगी। लेकिन जब वॉल्यूम की वैल्यू कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या होगा कि प्रेशर इज इनफ हाई। प्रेशर जब ज्यादा हो जाएगा उस केसेस में ये वैल्यू जो है इग्नोर नहीं कर सकते है ना, तो ये फैक्टर आपका बढ़ जाएगा, फ्रैक्शनल फैक्टर बढ़ गया तो 1 में से वैल्यू कम होती गई। तो इस केसेस में आपके पास Z की जो वैल्यू है वो आ जाएगी लेस देन 1। तो यही कारण है आपका, जब हमने ग्राफ देखा था Z इज इक्वल टू 1 से लेके, तो डेविएशन जो थी यहाँ पे आई थी। ठीक है, ये जो डेविएशन आई। अब हम देखते हैं दूसरा फैक्टर, जब हमारे पास प्रेशर इज हाई, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ यहाँ पे, जब प्रेशर इज वेरी हाई उस केस में क्या होगा, हाई प्रेशर में यहाँ पे देखते हैं हम, हाई प्रेशर में क्या होगा, हाई प्रेशर में ये वैल्यू हमारी बढ़ गई। ठीक है, वॉल्यूम जो हो गया कम हो गया। अब इस केस में क्या होगा कि प्रेशर इज वेरी हाई, तो ये वैल्यू इतनी ज्यादा, तो ये साथ में वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो ये आगे आपका P, और बट अब आपके पास जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू स्मॉल हो गई। ठीक है ना, P हाई
P हाई हो जाएगा तो वॉल्यूम स्मॉल हो जाएगा, तो वॉल्यूम स्मॉल हो गई, ये वैल्यू कम हो गई, कम में से अगर कुछ भी माइनस करेंगे तो वो मैटर करता है, तो इसलिए हम B यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो ये वैल्यू इसमें रिड्यूस हो गई आपके पास। इसको हम सॉल्व करते हैं, PV माइनस PB इज इक्वल टू RT, और अगर हम इसको ले जाते हैं उधर, PV इज इक्वल टू RT प्लस PB हो गया, तो फिर से RT के साथ दोनों साइड पे हम डिवाइड करते हैं, PV अपॉन RT इज इक्वल टू 1 प्लस PB हो गया। अब ये देखो, ये आपका है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 1 प्लस आ रही है, इट मीन्स कि इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी होगी, वो वैल्यू z की 1 से ज्यादा ही आएगी, तो दिस इज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई वैल्यू, ये वाले जो कर्व आ रहे थे। अब हाई प्रेशर पे बात, टेम्परेचर पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वी हैव गैस क्लॉज इन विच V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उस केसेस में जब वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाएगा तब आपका ये वाला जो फैक्टर था वो आप रिड्यूस कर सकते हैं, इसको नेग्लिजिबल हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द P, ठीक है। और वॉल्यूम इतना ज्यादा है उस केस में भी आप इस B को भी निगलेक्ट कर सकते हो, तो हमारे पास क्या बचा, P और V बचा, तो P और V इज इक्वल टू RT। इस केस में भी आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। तो हमारे पास लो प्रेशर और एक हाई टेम्परेचर, इन दोनों के ऊपर ही आइडियल गैस इक्वेशन बन रही है, अदरवाइज किसी में नहीं बन रही थी। और यही बिहेवियर जो था हमारा, एक्सेप्शनल बिहेवियर जो है, वो हीलियम और हाइड्रोजन के केसेस में हमने जो देखा था, जिनका ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट गया था, वो भी यही रीजंस हैं कि ये स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं अट्रैक्शन की, वो निग्लिजिबल हैं, इतने स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं कि वो अट्रैक्शन इनमें है ही नहीं है। जब वो अट्रैक्शन नहीं होगी तो आपके पास ये वाले जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। ये फैक्टर एक्सक्लूड हो गया और सिर्फ यही फैक्टर बचा, तो हमारे पास कंडीशन बच जाएगी हाई प्रेशर वाली। तो जो एक्सप्रेशन हमारा हाई प्रेशर के केस में आया, दैट इज z इज ग्रेटर देन 1, वही इस केस में एप्लीकेबल होगा, और उनकी वैल्यू जो है आप देख रहे हो ग्राफ में, z से सारी ज्यादा ही है, 1 से ज्यादा है वैल्यू इसकी। तो ये इस केस का एक्सेप्शनल बिहेवियर है, हाइड्रोजन और हीलियम के केस का, ठीक है। तो अभी तक हमने वंडर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस कंप्लीटली डिस्कस कर लिया यहाँ तक।